हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपको क्या क्या टर्म है एक एक करके समझते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इसमें आप जो यूजीसी नेट में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आपका आता है जैसे स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। अब स्टेटमेंट मीन्स होता है जो आप अपनी बात बोलते हो, कोई एक कथन, फिर उसी कथन पे लोग आप क्या करते देखते होंगे, आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, लास्ट में उसका क्या निकालते हैं, कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष। तो पहला ही टॉपिक इसी में आपका शुरुआत होता है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे, इसी में आपका आता है कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। कोनोटेशन या डेनोटेशन मीन्स होता है किसी भी चीज का एक कोडिंग के तरीके से बात करना, और डेनोटेशन क्या होता है, उसका लार्ज लेवल में उसके मीनिंग का अर्थ पता करना। सपोज करिए, जैसे आपसे बोला गया कोई आपने एक सांप देखा, तो स्नेक मतलब सांप। अब उसी सांप को कोई अपने सपने में देखता है, तो उसका अलग अलग मीनिंग निकालना शुरू कर देता है कि कुबेर धन की प्राप्ति होगा, आपके जीवन में क्या बोलते हैं, काल सर्प का दोष होगा। इस प्रकार की काफी चीजें लोग अपने मन में विचार करना शुरू कर देते हैं और उसका अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। और इसी में तीसरा कोई बोल देगा, हो सकता महादेव की आप पे कृपा हो। इस प्रकार की क्या होता है, कोनोटेशन और डेनोटेशन की बात करता है। तीसरा टर्म इसी में आता है आपका फॉर्मल फैल्सी और इनफॉर्मल फैल्सी। फॉर्मल फैल्सी मीन्स उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें कोई साधारण गलती देखती है या साधारण गलतियां दिखती हैं कि ये गलती कर रहा है, ये गलती दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप रोड क्रॉस करते हैं, और अगर जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं आता है या रेड सिग्नल नहीं आता, जब तक रेड सिग्नल है तो गाड़ियां रुकी हैं, आप रोड क्रॉस करके जा सकते हो। लेकिन जैसे ग्रीन सिग्नल हो जाए तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करना है। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इससे पता चलेगा आप गलती कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं फॉर्मल फैल्सी। एक होता है इनफॉर्मल फैल्सी। इनफॉर्मल फैल्सी मीन्स दोस्तों उससे बोलते हैं जब आप देखते होंगे उसमें गलतियां इंक्लूड है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। अब जैसे गलतियां होता क्या है, कोई टाइप करता है किसी वर्ड को, अब उसको स्पेलिंग बाय मिस्टेक कर देता है तो गलती उसमें है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। या कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है उसमें गलती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब आप रिसर्च करेंगे कोई चीज उसमें इंक्लूड हो जाता है, आप कोई टर्म गलत यूज कर लेते हैं तो उसमें आपका इनफॉर्मल फैल्सी देखने को मिलती है। अगला टर्म इसी में बात करेंगे, आपका आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसको एक बार बता देते हैं दोस्तों। आप स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे चार प्रकार से, ऐसे जैसे आप स्क्वायर के तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें इसको जो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर कॉन्सेप्ट से वहां से लॉजिकल रीजनिंग उठाया गया है। इसमें आप देखते होंगे एक होता है आपका ए, और एक होता आपका ई, और एक होता आपका आई, और एक होता आपका ओ। इस प्रकार से अगर देखा जाए चार, पहले इस चीज को समझो। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में यहां पर अलग अलग टर्म देगा। अगर ए और ई का रिलेशन है, आई और ए का क्या रिलेशन होगा, ओ और ई का क्या रिलेशन होगा, इसी टर्म को समझना है। अब लेकिन पहले समझेंगे ए क्या है और ई क्या है। ए हमेशा ये पॉजिटिविटी बात करता है, धनात्मक रूप से इसकी बात करेंगे, प्लस रूप में समझेंगे। और ई जो है आपका नेगेटिव व्यू में बात करेगा, इसको हम नेगेटिव व्यू में समझेंगे। अगला है ये जो होता है, ये कुछ इसमें प्लस की बात होगा जिसको हम सम की बात करेंगे, और ये पूरा ये भी जो है सम नेगेटिव की बात करेगा। अब आइए समझते कैसे। ए का जो डायग्राम बनेगा, जैसे आपको कभी सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ा होगा कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, ठीक उसी प्रकार का ये टॉपिक है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब ए अगर मान लीजिए पूरा पूरा पॉजिटिव है कि सभी कैट डॉग है, ऐसे समझ जाओ, दे दिया ऑल कैट इज डॉग, सभी कैट क्या है, डॉग, तो दैट इज पॉजिटिव। दूसरा बोलता है कोई डॉग कैट नहीं है, तो एक डॉग का अलग हो जाएगा और कैट का अलग हो जाता है। आप समझ गए, ये निगेटिव की बात कर दिया कि इनमें कोई किसी का रिलेशन नहीं है। अब इन दोनों में ब्रेकअप हो गया, अलग अलग है।
यहाँ पर कैचअप था, मतलब कैचअप मीन्स पैचअप जो भी है। अब यहाँ पर सम की बात करेगा, सम मीन्स कुछ की बात करेगा, तो ये सम की बात करता है और ये आल की बात करता है। यहाँ पर लिख देंगे ए मीन्स आल, ई मीन्स इसका नो, सम यहां पर जैसे ये कैट है और एक डॉग है, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन यहां पर दिख रहा है इसको बोलेंगे सम, इसको बोलते हैं सम, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं सम नॉट, इसको बोलेंगे सम नॉट, कुछ नहीं। तो इसका भी अलग अलग रहेगा, एक कैट का और एक डॉग का। पहले इस चीज को समझ जाइए दोस्तों। अब आपको रिलेशन इसमें क्या बनाना है। अगर ए से ई का रिलेशन बनाएंगे तो क्या नाम इसको देंगे, किस तरीके से इसको हम पुकारेंगे, इसको बोलेंगे आल मीन्स सभी और नो मीन्स नहीं। इन दोनों का जब रिलेशन जोड़ेंगे, एक पॉजिटिव है पूर्ण रूप से, एक पूर्ण रूप से निगेटिव है, तो इसे बोलते हैं क्या, कंट्रारिटरी, कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे कंट्रारिटरी। और यही चीज आपको समझना है, कब कंट्रारिटरी होगा, जब एक पूर्ण रूप से पूरा पॉजिटिव हो और एक जब पूर्ण रूप से दूसरा निगेटिव हो, तो इसे बोलेंगे कंट्रारिटरी, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आई और ओ का अगर जोड़ेंगे तो जब ये पूर्ण रूप से कुछ निगेटिव है और ये पूर्ण रूप से कुछ निगेटिव है और ये कुछ पॉजिटिव है, इसका नाम देंगे सब कंट्रारिटरी, सब कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जब यहां से इसका रिलेशन क्या होगा, एक पूर्ण रूप से जो पॉजिटिव है, एक कुछ पॉजिटिव है, इसका नाम देंगे सब अल्टरनेटिव, इसको बोलेंगे सब अल्टर, सॉरी ए एल है, अल्टरनेटिव। और यही चीज यहां पर पूर्ण रूप से निगेटिव है और कुछ मात्रा में निगेटिव है, इसको हम बोलेंगे, इसको भी सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव, बस इतना याद रखना। अब बात करता है जब ए और ओ का, ई और आई का, इनका क्या रिलेशन देंगे। यहां पर पूर्ण रूप से एक दूसरे को विरोधाभास करेंगे, अपोजिट बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे कंट्राडिक्शन। जब यहां का और इसका, यहां का हम नाम लिखेंगे क्या, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, TION, ये चीजें होता है। ये टर्म को बार बार याद रखना, ये हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, बट आपको टर्म बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को। कब कंट्राडिक्टरी होगा, कब सब कंट्राडिक्टरी होगा, कब सब अल्टरनेटिव होगा, कब कंट्राडिक्शन होगा और कब इधर का भी कंट्राडिक्शन होता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का बेसिकली एक टर्म पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको कहीं से वीडियो मिले या किताब मिले, आप इसको पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अगला टर्म हम बात करते हैं, जिसमें अगला सी आता है, ये पूरा हो गया। इसमें अगर लॉजिकल रीजनिंग का देखा जाए, जो शुरुआत में हमने बात किया, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, फॉर्मल फैंसी, इनफॉर्मल फैंसी, नेक्स्ट उसके बाद आपका कोनोटेशन, डेनोटेशन, ये है। उसके बाद लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। फिर अब अगला टॉपिक बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग में अगला इसी में टॉपिक जो चैप्टर आता है लॉजिकल रीजनिंग में, जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम मींस क्या होता है, इसको मिटा के फिर बताते हैं दोस्तों। इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम में सपोज करिए
आप कभी ट्रायंगल एक बनाइए और स्क्वायर बनाइए, एक सर्कल बनाइए, ठीक है। और स्क्वायर और ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो रिलेशन आप बनाते हैं, चाहे कोई वर्ड आप नाम देते हैं या चाहे उसमें कोई लेटर लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं, और उन तीनों में से क्या रिलेशन कैसे दर्शाता है, नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। ये मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया, यहां पर आपने एक स्क्वायर बना दिया और इसी में ही आपको पता चला एक सर्कल कर दिया। अब इन तीनों का अलग अलग नाम देते हैं। ट्रायंगल को आप बोलते हैं डॉक्टर साहब हैं, स्क्वायर को आप प्रोफेसर साहब बोलते हैं, और इसको आप जो है इंजीनियर बोलते हैं। बात खत्म, ठीक है। अब इसी में पूछता है अलग अलग, इसी में वर्ड एक लेटर लिख दिया, ए, इसको बी, इसको सी, यहां पर डी पूछेगा, और यहां पर इसको के, इसको एल। अब ये ध्यान से देखिए, पूछता है क्वेश्चन कैसे, कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा इसमें लेटर है जो डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर तीनों को डिनोट करता हो। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखिए तो डी इसमें भी है, स्क्वायर को देखिए ध्यान से तो इसमें स्क्वायर में भी डी है, सर्कल को देखिए तो इसमें भी डी है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा कि डी ही एक ऐसा लेटर है, एक वर्ड है, एक शब्द है, एक अक्षर है जो तीनों को डिनोट करता है। इसी को बोलते हैं आपका इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। आपको इसमें इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है, कौन सा लेटर किसमें, तीनों या दोनों में से किसको इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है, इस बात को आपको समझना है। अब इसी में और पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा लेटर है जो डॉक्टर और इंजीनियर को भी डिनोट करता है। तो आप ध्यान से देखिए, डॉक्टर का पार्ट कौन है, ट्रायंगल है, तो इसमें कौन आ गया, के। सर्कल का अगर देखें इंजीनियर का तो कौन आ गया, के। ऐसे ही चीजों का आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसी में कहीं मान लीजिए आपको एक तो लेटर था, नंबर दे दिया, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई नंबर, यहां 100 लिख दिया, यहां इसको 200 लिख दिया, और यहां पर 300 लिख दिया, यहां पर इसको 400 कर दिया, कुछ भी कर सकता है, और यहां पर 500 ऐसे लिख दिया। पूछ लेगा लेटर में, कभी कभार इसको फिर आगे मैथमेटिक्स तरीके से चीजें ऐड पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन पूछ सकता है, मल्टीप्लाई तरीके से पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो 300 है, 300 तीनों को क्या डिनोट कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। 400 किसको किसको डिनोट कर रहा है, तो इंजीनियर और प्रोफेसर को। तो इस तरीके का आपका नंबर बेस पे हो सकता है और लेटर बेस पे हो सकता है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। कभी कभार इसी में आपको दे देगा, अगर मान लीजिए इसी में ऐसे पूछ लेगा कि अगर तीनों को डिनोट करने वाला अगर मान लीजिए 300 है, उसमें से अगर 100 डॉक्टर को माइनस कर दो तो कितना बचेंगे, तो बोलेंगे भाई 100 200 बचेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन, और 50 इसमें से ऐड कर दो तो बोलेंगे भाई ऐसा है तब 250 हो गए। तो ये चीजें आपको जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप उसी तरीके से उसको ऐड करना और माइनस करना पड़ता है। इसको बोलते हैं, अगला टॉपिक जो था आपका इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। अगला टॉपिक हम बात करेंगे, इसी में आपके चैप्टर वाइज सभी बात कर रहे हैं दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अब ये क्या है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये क्वेश्चन यहां से पूछता है, इसको समझिए। डिडक्टिव मीन्स होता है जनरल टू पर्टिकुलर, इसको जीपी टू पर्टिकुलर करना, और इंडक्टिव जो होता है आपका पर्टिकुलर टू जर्नल। ये बात को याद रखना। अब डिडक्टिव में याद रखना, इसमें क्या क्या टर्म पढ़ना होता है। इसमें आता है आपका वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, दूसरा साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है। ये टर्म याद रखना, ये पूछता है, बहुत जरूरी है। यही चीज आपका इसमें आता है क्या,
स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, मतलब कमजोर क्या है, सप्ताह मत देखिएगा। कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, जेंट, बस ये चीज को पूछता है। और ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा कि ये डिडक्टिव है, कब ये इंडक्टिव है। पहले डिडक्टिव समझो। डिडक्टिव क्या कहता है, जैसे जर्नल टू पर्टिकुलर। अब मान लीजिए एक गांव है, एक गांव है, देसी भाषा में समझाते हैं। यहां पर बहुत से लोग रहते हैं, अमीर गरीब, सभी कृषि कार्य हेतु कार्य करने वाले लोग, मजदूर, हर प्रकार के सभी यहाँ पर रहते हैं। तो जो सभी लोग रहते हैं उनको बोलेंगे, जनरल सी बात है, सभी लोग हैं, किसी के यहाँ घर है, किसी के यहाँ घर है, सब लोग इसी में अपना मिलजुल के रहते हैं गांव में। लेकिन इसी में पता चला किसी का लड़का वो आईएएस बन गया। कहेंगे ये जो सामान्य से लोग थे, इसी में से कोई एक विशेष व्यक्ति निकला, एक आईएएस बन गया। तो जब जर्नल्स में से कोई एक विशेष की बात होती हो, उसी को बोलेंगे जर्नल टू पर्टिकुलर। विशेष की बात किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक राम नाम का व्यक्ति गांव में रहता था, आज वो पढ़ाई कर लिखाई करके वो आईएएस बन गया। ठीक है, तो बोलेंगे ये जो गांव में लोग रहने वाले सभी थे, इसी में से एक लड़का निकला जिसका नाम राम है, वो आईएएस बन गया। तो इसे बोलते जर्नल टू पर्टिकुलर। अब इसमें आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है। वैलिड ये है कि भाई एक प्रूफ है, नाम है, एक प्रूफ है। साउंड क्या है, आईएएस है, ये पॉइंट हो जाता है बस। तो ये चीजें अगर दिखती है सामान्य में से पर्टिकुलर की बात करेगा तो आपका डिडक्टिव होगा। और यही चीज आप उल्टा कर दो तो पता चलेगा वो इंडक्टिव हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए यहां पर एक सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है। अब सुरेश एक व्यक्ति है और इन्होंने कोविड-19 में, जो भी है कोरोना काल में, कोविड में दिल्ली मुंबई में अच्छा काम करते थे, बहुत बढ़िया इनका ट्रेड व्यापार चल रहा था। और इनका एक विशेष नाम था, पर्टिकुलर, बहुत बढ़िया नाम था, बिजनेसमैन थे। जब कोरोना काल आया, फिर उसके बाद अपने गांव में जाके शिफ्ट हो गए, वहां जाकर ये शिफ्ट कर गए, वहां पर सेटल्ड हो गए। अब गांव में जब जाते हैं तो पूरे गांव वालों क्या करते हैं, अपने जैसा बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, छोटा मोटा व्यापार करिए, आप गाय भैंस पालिए, दूध निकालिए, मक्खन बनाइए, पनीर बनाइए, बेचिए, लोगों का ट्रेंड कर रहे हैं। तो यही चीज हो जाता है जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति सभी पे लागू करना शुरू कर देता है कि मेरे जैसा सभी लोग बनो। तो ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर टू जर्नल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या बात करेगा, बिजनेस की। कॉन्जेंट क्या कर रहा है, सॉफ्ट, मतलब कॉन्जेंट मतलब लोगों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना। वीक इसमें कोई दिखाई नहीं देता, अनकॉन्जेंट कोई चीज दिखाई नहीं। ये तब होता है कुछ माइनर टर्म की बात अगर करेगा तब। बस यही चीज आपको याद रखना है, कब डिडक्टिव होगा, कब इंडक्टिव होगा। बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका समझाने का। दोस्तों, मेरा अपना तकिया कलाम है, अमली जामा है, जैसा मुझे लगा मैंने आपको समझा दिया। तो ये चैप्टर आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव होता है। अगला टॉपिक, इसे अगला बात करते हैं। इवैल्यूएशन हो गया आपका। अब बात करते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आज लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक समरी जितना टॉपिक है सभी को आज हम बताते हैं दोस्तों। चलिए, हम में ऐसा लगता है कि अपनापन इसीलिए बोला जाता हम, और नहीं तो मैं तो ऐसा लगता है इससे घमंड में कोई व्यक्ति बात कर रहा है। आइए अब बात करते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें ध्यान से देखिए, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें दो टर्म आपका आता है। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। दूसरा होता है हेथोडॉक्स, हेथोडॉक्स। अभी क्या हेथोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, इस टर्म को आप समझिएगा और इन टर्म को।
ऑर्थोडॉक्स वो होता है जो गॉड ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। दैट इज अ बिलीव इन गॉड। जो ईश्वर, गॉड मतलब ईश्वर में विश्वास रखता है, इसको बोलते हैं आपका ऑर्थोडॉक्स। अब इसमें जैसे आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ इनके बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, आप पढ़े होंगे। वेदा, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सब टर्म क्या है, यही तो आपको मिलते हैं। अब वेदा 4 वेद हैं, उपनिषद, महाभारत, रामायण और ये हो गया, और पुराना मीन्स पुराण, 18 पुराण। ये बेसिक जो टर्म आप देखते होंगे, ये किसके आधार बनते हैं? ऑर्थोडॉक्स के। ठीक है, अगला टर्म यहीं पर दूसरा आता है, कौन सा? अब यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 वेद बताइए, तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। अब इनमें एक एक टर्म आपको समझाना पड़ेगा। ऋग्वेद पूछ लेगा इसी में डीपली। ऋग्वेद किस चीज का है? मंत्र, मतलब मंत्र का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, इसको बोलते हैं आपका ऋग्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? इन्हीं मंत्र को प्रोज एंड पोट्री के माध्यम से राइटिंग किया गया, उसमें लिखा गया गद्य एवं पद से। सामवेदा मीन्स म्यूजिक, संगीत की बात होती है, अर्थात संगीत। और आपका अथर्ववेदा होता है जिसमें आपका मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मनी, धन, संपत्ति, इनकी बात कौन करता है? आपका अथर्ववेद। रामायण वो है, इससे अपने जीवन में लोग सीख लेते हैं, किसी के चरित्र से। राम के चरित्र से लोग क्या सीख लेते हैं, रावण के चरित्र से क्या सीख लेते हैं, सीता के चरित्र से क्या सीख लेते हैं, ये जीवन का बेसिक आधार बनाता है। ऐसा ही है महाभारत ये बोलता है क्या नहीं करना चाहिए, रामायण कहता है क्या करना चाहिए, गीता कहता है कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन, एक गीता लिख देते हैं। देखिए भाई, मैं इसमें कोई स्कॉलर नहीं हूँ, रिसर्च करता, बट ये जो चीज़ें किताबों में है वही बात कर रहा हूँ, अपने तरफ से मेरा कुछ नहीं है। आजकल लोग बहुत चीज़ों को कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो वेदा, 4 वेद, रामायण मतलब रामायण से क्या सीखते हैं, महाभारत से क्या सीखते हैं, उपनिषद से क्या सीखते हैं, गीता से क्या सीखते हैं, ये इसमें सब लोग बोलेंगे गॉड का दिया हुआ उपदेश है। लोग अपनी अपनी इसमें विचारधारा दिए हुए हैं। जो लोग ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों को मानते हैं, इसी को बोलते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का, जो आपको पहला हो गया ऑर्थोडॉक्स। अब अगला हम बात करते हैं इसमें हेटेरोडॉक्स। बस इतना ही है दोस्तों, और इसमें क्या डीपली जाओगे, और अगर पढ़ना बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप तब 4 वेद के अंदर और वेद पढ़ो, ऋग्वेद के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ो, उपनिषद के अंदर पढ़ते रहो, गीता के अंदर बहुत पढ़ते रहो, बहुत कुछ चीजें हैं। अब बात करते हैं हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स मीन्स होता है जो गॉड में विश्वास नहीं रखते, ही कैन नॉट बिलीव इन द गॉड्स, भगवान में विश्वास नहीं रख सकते, वो भगवान में विश्वास ही कहीं नहीं कर सकते। ये विश्वास करते किसमें? ही बिलीव, अगर वो विश्वास रखते हैं किसको मानते हैं? और लॉजिकल चीजों को, लॉजिकल की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, अर्थात वो विज्ञान की बात करते हैं, इस पे उनका विश्वास होता है। तर्क के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे धर्म आते हैं, रिलीजन आते हैं, जिनको बोलते हैं, इसमें पहला आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका बोलते कहीं कहीं, आजीविका,
इस प्रकार की जो है आप टर्म सुनते होंगे। बुद्धिज्म, अब इनमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका। बुद्धिज्म में इनकी अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट है। गौतम बुद्ध यहाँ पर जो है उपदेश देते हैं। और इनसे पहले देखिए, गौतम बुद्ध से भी पहले बहुत से लोग धरती पे आए। और अगर कहीं कहीं देखा जाए तो जो गीता है ना, ये धम्मपद का कॉपी है। और ये जो आप रामायण महाभारत ये सब पढ़ते हैं, ये कहीं न कहीं एक जातक कथा की कहानियां हैं, जिसमें अलग अलग लोग किरदार है, उस तरीके समाज को एक मैसेज देते हैं। आई थिंक मेरा ये है, क्योंकि मैंने जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चीजें पढ़ा देखा है, उसके आधार पर बात करता हूँ। बाकी मैं किसी की कही हुई बातें नहीं मानता जब तक कोई प्रूफ ना हो। तो ये चीजें हेटेरोडॉक्स यही कहता है कि भाई देखिए, आज तक ना हमने ईश्वर को देखा, ना किसी ने और ने देखा। उन्होंने कहा कि कहानी ऐसे ही था। अब लोग इसमें बहुत से कटाक्ष करेंगे, पहले सुन लीजिएगा। मानव ही एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसा जंतु है, जंतु ही समझो, एनिमल एवी वे, कोई ऐसा चीज नहीं है। लेकिन मानव के पास एक बुद्धि है, एक विवेक है, एक तर्क है, जो चीजों को समझता है। अगर आप अपना दिमाग ज्यादा देखते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि इसी टाइम इनका बेटा पैदा हुआ, इसी टाइम इनका बेटी पैदा हुई, आज बेटी कलेक्टर बन गई, बेटा चपरासी बना है। ऐसा क्यों? जो कि दोनों का खान पान एक जैसा, रहन सहन एक जैसा, एजुकेशन सब कुछ दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने अपने ब्रेन को ज्यादा सोचा, जिन्होंने ज्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन के बजाय, जैसे आजकल मान लीजिए आपको कंफर्ट जोन में डाल दिया जाए तो आपका सोचने समझने ताकत खत्म हो जाती है। अगर आपके जीवन में मुसीबत आएगी, संघर्ष आएगा, जाड़ा लग रही, बरसात लग रही, गर्मी लग रहा है, आपका लाइफ में फेलियर, बहुत सी चीजें आप फेस कर रहे हैं, आपके पास जो आप अच्छी चीजें अनुभव करेंगे, जो आप अच्छी चीजें सोचेंगे, वो कभी कंफर्ट जोन में रहने वाला कभी नहीं सोच सकता। वो इसीलिए वो हर चीज का एक लॉजिकली, एक तार्किक व्यू से जो बात करते थे, वो बुद्धिज्म जैन की बात करते, बुद्धिज्म कहते थे। तो बुद्धिज्म के अंदर टीचिंग किसने? तो अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने। अब इनकी अलग अलग ब्रांच है, इनकी कई कई ब्रांच है। जैसे आप सुने होंगे हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। हीनयान ये कहते थे कि अगर मान लीजिए मैं कोई बात आपको बताता हूँ, अगर मेरी बात आप तक अच्छी लगती है तो उसको एक्सेप्ट करो, अच्छी ना लगे तो उसको रिजेक्ट करो। आप तब तक मत मानो जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई तर्क ना हो, कोई उसमें विज्ञान ना हो, तब तक एक्सेप्ट मत करो। जब उसमें तर्क और विज्ञान देखने को मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ये बड़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आप सही बात है, अब किसी ने हवाई फायरी कोई बात बोल दी, ऐसे थोड़ी चलता है भाई, उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता तो क्या है भाई। लेकिन आजकल क्वालिफिकेशन की डिग्रियां बनवाई जाती है, अब उसमें लगता है भाई डिग्री तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो इससे लगता है कि हमेशा किसी भी चीज को तर्क के कसौटी पर उसको परखो, सही क्या है गलत क्या है, पहले जानो तब उसको मानो। ये बात कौन कहते हैं? बुद्धिज्म। इनकी ब्रांच होती है हीनयान। हीनयान वही कहते हैं जो हम उपदेश देते हैं। अगर उपदेश, ज्ञान और टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो उसको रिजेक्ट करो। दूसरा ब्रांच इसी में और आपका बनता है महायान। महायान में क्या था? गुरु के विचार को मानने के बजाय गुरु जी की मूर्ति बनाना शुरू कर दिए। अब मूर्ति बना के घर में रख लिए, अब लगता है कि यहीं से हमें सब कुछ ज्ञान मिलेगा। बट एक कॉन्सेप्ट, अगर महायान कॉन्सेप्ट से ही अगर भारत में मूर्ति जो बनाने का शैली आया, जिसमें ग्रीक शैली और इंडो ग्रीक की बात करें, इंडिया और ग्रीक ये दोनों शैली मिलकर के अलग अलग तरीके से, अगर कभी आप मथुरा की शैली देखेंगे, गांधार की शैली देखेंगे, शैली मीन्स स्टाइल, आर्ट, उसकी बात करता है। यहाँ से लोग उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद एक और आता है वज्रयान। वज्रयान मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर लोग गुरु के विचार छोड़ के जादू, टोना, व्यंबर, इन सब चीजों में फंस गए। तो ये काफी इनकी अगर ब्रांच आप पढ़ोगे ये चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और इन लोग पंचशील कॉन्सेप्ट दिया था, अष्टम मार्ग की बात कही थे। अष्टम मार्ग मतलब सही डिसीजन लो, सही कार्य करो, सही समय पे योग करो, सही समय पे ध्यान करो, और ऐसा नहीं कि आप कोई चीज एक्सेस करो, टू द पॉइंट वो बात बोलते हैं। अगर आप सही समय पे खाना खाएंगे तो सही समय पे आपको नींद आएगी, सही समय जब आप सोओगे सही समय पे आप जग जाओगे और अपना गोल, अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ोगे। मेडिटेशन जितना करोगे, मन को जितना शांत रखोगे, उतना बेहतर काम करोगे।
आप अपने मन को जितना उलझा के रखोगे आप कोई बेहतर काम नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज एग्जांपल, शांत अगर जल है तो उसमें पानी बहुत पूरा एकदम प्योर साफ दिखती है, तो उसमें कोई भी नीचे डस्ट या कण कोई चीज़ बैठा होगा दिख जाएगा। अगर उस जल को ऐसे ही थोड़ा सा हिला दोगे तो उससे बहुत से डस्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपको नीचे का तल दिखाई नहीं देता। इसलिए जब आप अपने मन को शांत रखेंगे तभी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप परख सकते हो। तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा साइंटिफिक बात करते थे, मेडिटेशन की बात करते थे, तार्किक बात करते थे। अगला आता है जैनिज्म। इनके पीछे कॉन्सेप्ट किसने दिया? 24वें तीर्थंकर गुरु, उनको बोलते थे महावीर स्वामी। इन्होंने अगर देखा जाए तो मिलता जुलता एक दूसरे का कॉन्सेप्ट यही रहता है, बट इनमें एक कॉन्सेप्ट था, ये भी हिंसा की बात करते थे, अहिंसा की, और ये भी अहिंसा की बात करते थे। पंचशील कॉन्सेप्ट, ये भी पंचशील की बात करते थे। बट इनके जो ब्रांच थी इनमें दो थी, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर मीन्स वो होता है जो नीला अंबर, दिग अंबर जो नीला अंबर है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई मानव जन्म लेता है, क्या कपड़े पहनने की जरूरत है, क्या ऐसे, जैसा नेचर है नेचर के हिसाब से चलेंगे। तो देखते होंगे नागा बाबा लोग जब अभी बीच में काफ़ी यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ का मेला चला तो काफ़ी नागा बाबा लोग देखने को मिले, वो उन्हीं ब्रांच के हैं। अगला सीमा आता है श्वेतांबर। श्वेतांबर में सोता जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं उनकी बात करता है। अगला है बात करते हैं चारवाक। चारवाक क्या कहता है कि देखिए, ऋणम घृतम पीवतम, मतलब इनका संस्कृत श्लोक है बट कोई बाय मिस्टेक हो तो माफ करना। ये कहते हैं कि जीवन का कल का भरोसा नहीं है, आज अगर जीना है चाहे ऋण लेके पीना घी पड़े तो घी पी लो, उधारी अगर खाना है खा लो, क्यों अपने मन को तरसा रहे हो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये उसकी बात करते थे कि आप अपने जीवन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बना लो कि अगर मान लीजिए मैं ये चीज़ नहीं बना तो क्या बनूंगा, ये नहीं बना तो कोई बात नहीं, वो छोड़ के चले गए तो क्या बात होगा, ये छोड़ के चले, इतना ज़्यादा अपने आप को मत जाल में फांसो, कल का कोई भरोसा नहीं, छोटी जिंदगी है, बढ़िया से जियो, मस्त जियो, इसकी बात करते थे। आजीविका ये कहते हैं अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल में, आपके जीवन में जो बनना होगा आप बन जाओगे। अगर आप चोर बनना होगा तो बन जाओगे, कोई कोई ऐसा मुसीबत आपके सर पे आएगा, आप वो काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपको रेपिस्ट बनना बन ही जाओगे, आपको जो बनना होगा बन जाओगे, कतली बनना होगा बन जाओगे, मर्डर करना होगा कर डालोगे, साहूकार बनना होगा बन जाओगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये जो आपका डेस्टिनी है, आपकी जो मंजिल है, जो ये नेचर है, आपको जो बनाना चाहेगा वो बना देगा, आपके बस में कुछ नहीं है। अगर आपको जो बनना होगा बन के निकलोगे, इसको हमारे हाथ में कुछ नहीं। सही बात है। अगर सपोज करो, अब इनकी भी बात तार्किक होती है, अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो, अचानक आपको भूख लगा, खाने की चीज़ें ना मिल रही हो, तो उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि मैं वेजिटेरियन था। जब आपके अंदर का राक्षस जगेगा भूख, तो आप कोई भी जानवर देखोगे, कुत्ते बिल्ली भेड़िया जो पाओगे ना उसको काट को ही पका के खा जाओगे, शिकार करोगे उसके साथ। उस वक्त आप ये नहीं देखोगे, आपकी जब भूख लगेगी पेड़ पत्ते पत्तियां खा जाओगे, ऐसी चीज होती है। प्यास लगेगा तो आप ये नहीं देखोगे, कहावत है इसके न चीन्हे जात कुजात, प्यास न चीन्हे धोबी घाट, और नींद न चीन्हे क्या बोलते हैं टूटी खाट। तो अगर जो चीज आप पे जब हावी हो जाएगा, आप पे इश्क अगर चढ़ गया, तो आप नहीं जानो किस धर्म के, किस जात की महिला है या पुरुष है, आप मोहब्बत कर बैठोगे। ऐसे ही नींद है, अगर नींद आपको आ गई तो आप नहीं देखो टूटी खाट है या कैसी खाट है, नींद आ गई तो आप सो ही जाओगे, चाहे फर्श हो चाहे पलंग हो, कोई मिलेगा सो जाओगे। ऐसे ही भूख है, आप कभी नहीं सोचोगी सूखी रोटी है या कैसी है, फर्क नहीं पड़ेगा। प्यास है, आप कभी नहीं देखोगे कि धोबी का घाट है किसका घाट, जहाँ प्यास लगेगी आप पी लोगे। ऐसे ही ये बातें आजीविका में कहते हैं, जो आपको डेस्टिनी, आपको नेचर जो बनाना होगा वो बना देगा, आपके बस में कुछ नहीं है। तो कभी कभार लोग जो कहते नहीं कि वो ऐसा क्यों बन गए, वो ऐसा तो नहीं थे, उनकी अपने बस में कुछ नहीं था, हालात ऐसे ही बनाया कि वो बन ही गए। बहुत से लोग देखते होंगे खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में लोगों को रील बनाना, लोगों को एंजॉय करने में मजा आता है, दूसरे के लाइफ में एंजॉय करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की बात सुनना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का आज तो बात भी नहीं सुनना चाहिए, जितना सुनोगे उतना आपके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा,
तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते थे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक चैप्टर क्लोज हुआ। अब दो टॉपिक और है, कल उस पर हम बात करेंगे, जिसमें आपका प्रमाणा क्या है, अनुमाना क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है, इसमें व्याप्ति क्या और हेतुभास का। आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।